आज हिंदी में हम लोग विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं, किसी शब्द को परस्पर संबंध के विषय में बताते हैं, तो हमको कहाँ रुकना रहता है, ठहरना रहता है, तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का विवेचना अंग्रेजी भाषा में अधिकांश व्याकरणों का विषय है और हिंदी में यह वहाँ से ले लिया गया है। हमारी भाषा में इस प्रणाली का प्रचार अब इतना बढ़ गया है कि इनको ग्रहण करने में कोई सोच विचार हो ही नहीं सकता। पर यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है कि विराम चिन्ह शुद्ध व्याकरण का विषय है या भाषा रचना का। यथार्थ में यह विषय भाषा रचना का है, क्योंकि लेखक व वक्ता अपने विचार स्पष्ट से प्रकट करने के लिए जिस प्रकार अभ्यास और अध्ययन के द्वारा शब्दों के अनेकार्थ विचारों का शब्दों के अनेकार्थ विचारों का संबंध, विषय विभाग, आशय की स्पष्टता, लाघव और विस्तार आदि बातें जान लेते हैं जो व्याकरण के नियमों से नहीं जानी जा सकती हैं। उसी प्रकार लेखक को इन विराम चिन्हों का प्रयोग केवल भाषा के व्यवहार से ज्ञात हो सकता है। व्याकरण से इन विराम चिन्हों का केवल उतना ही संबंध है कि जिनके नियम बहुधा वाक्य पृथक्करण का स्थापित किए गए हैं, परंतु अधिकांश में इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ पर ही अवलंबित है। विराम चिन्हों के उपयोग से भाषा व्यवहार से संबंध रखने वाला कोई सिद्धांत ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इन्हें व्याकरण का अंग मानने में बाध्य है। विराम चिन्हों का जो भी प्रयोग होता है वो व्याकरण में ही पढ़ा जाता है, वो व्याकरण का ही अंग माना जाता है। यथार्थ में व्याकरण से इन चिन्हों का केवल गौण संबंध है, परंतु इनकी उपयोगिता के कारण व्याकरण में उन्हें स्थान दिया गया है। तो भी इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कोई चिन्हों के उपयोग में बड़ा मतभेद है और जिस नियमशीलता से अंग्रेजी में इन चिन्हों का प्रयोग होता है वह हिंदी में अवश्य नहीं समझी जाती। तो जिस प्रकार अगर हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो कहाँ हमको कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, कहाँ हमको ठहरना चाहिए, वो सही तरीके से लगाया जाता है, ताकि जिस तरह अंग्रेजी में लगाया जाता है तो वो अंग्रेजी के हिसाब से हम लोग हिंदी में नहीं लगा सकते हैं। यहाँ मुख्य देखिए विराम चिन्हों के विषय में, विराम चिन्ह ये हैं मुख्य विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं?
विराम चिन्ह हमारे 8 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कई बार पूछा गया है कि हिंदी में कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग लिख देंगे विराम चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्हों के नाम देखिए। पहला है अल्प विराम, जो हम लोग केवल ऐसे कामा लगा के छोड़ देते हैं, इन्हें अल्प विराम कहते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक डॉट देके और कामा लगा देते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा अर्ध विराम। देखिए अल्प विराम में थोड़ा सा समय के लिए रुकते हैं और अर्ध विराम में थोड़ा ज्यादा रुकते हैं। पूर्ण विराम, जो वाक्य के लास्ट में हमारा अंत होता है, जहाँ हम अपनी बात समाप्त कर देते हैं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ रुका जाता है। चौथा है हमारा प्रश्न चिन्ह। जिस जिस भी वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं, जिस भी वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो इस तरह का है। आश्चर्य चिन्ह, जैसे अगला हमारा 5वां हो गया आश्चर्य चिन्ह। जैसे कोई बात हो गया, अरे ऐसे बोला जाता है, तो ये सब हो जाएगा आश्चर्यवाचक चिन्ह। मतलब अजीब तरह से कोई काम हो जाए, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक खड़ी पाई दे के और नीचे में डांट दिया जाए, डांट लगा दिया जाता है, ये हमारा आश्चर्य चिन्ह हो जाएगा। निर्देशक डैश चिन्ह, 7वां हमारा हो जाएगा निर्देशक। जब कोई बात हम लोग कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन ही लिखते हैं, तो लिखते हैं विषय, अच्छा नोट, नोट लिखने के बाद जो चिन्ह ये लगाया जाता है, ये निर्देशक चिन्ह होता है। कोष्टक, जब हम कोई बात अपना मुख्य बात लिखते हैं, तो वो कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, ये हमारा कोष्टक चिन्ह हो जाएगा, जो ऐसे बना होता है। और लास्ट 8वां अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह होता है जो एक ऊपर की भांति और उसके बाद जहाँ वाक्य खत्म होता है, वहाँ ऐसे बना दिया जाता है, ये हमारा अवतरण चिन्ह है। अब हम बात करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इस चिन्ह का उपयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है। देखिए अब कौन कौन सा है। जब एक ही शब्द के दो दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, वहां पीले, पीले के बाद अल्प विराम, हरे खेत दिखाई देते हैं, देते थे। वे नदी, नदी के बाद अल्प विराम, नाले पार करते चले। ठीक। अब दूसरा देखिए, यदि समुच्चय बोधक से जुड़े हुए दो शब्दों पर विशेष अवधारणा देना हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यह पुस्तक उपयोगी, उसके बाद अल्प विराम, अतएव उपादेय है। ठीक। अब जब एक ही शब्द भेद के 3 या अधिक शब्द आवे और उनके बीच विकल्प में समुच्चय बोधक रहे, जब अंतिम शब्द को, जब अंतिम छोड़ शेष शब्दों के पश्चात, जैसे चातक चंचू, अल्प विराम, फिर सीप का संपुट, फिर अल्प विराम का उपयोग हुआ है। मेरा घट भी भरता है। चातक चंचू, अल्प विराम माने थोड़ा समय रुका जा रहा है। सीप का संपुट, अल्प विराम, मेरा घट भी भरता है। जब कोई शब्द भेद जोड़ने से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के पश्चात, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब जोड़े आते हैं, तो अब जैसे ब्रह्मा ने
दुख और सुख, फिर अल्प विराम लगा है, पाप और पुण्य, अल्प विराम, दिन और रात, अल्प विराम, ये सब बनाए हैं। जब ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, ये सब बनाए हैं। यदि उद्देश्य बहुत लंबा हो तो उसके पश्चात, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, चारों तरफ चलने वाले सवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। जब ये उद्देश्य हमारा क्या हो, बहुत लंबा हो, तब हम जहाँ अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे हो गया, चारों तरफ चलने वाले सवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। फिर कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ, कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, बड़े महात्माओं ने समय समय पर यह उपदेश दिया है। इस हस्ती का मजबूत रस्सी का एक सिरा अपने कमर में लपेट दूसरे सिरे को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बांध नदी में कूद पड़ा। हाँ, अल्प विराम का चिन्ह, फिर यहाँ बांध के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह। संबोधन कारक के संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे घनश्याम, अल्प विराम का चिन्ह, फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है। लो, अल्प विराम, मैं यह चला। फिर छंदों में बहुधा यति के पश्चात अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, भरित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। यहाँ रहित के बाद क्या है, अल्प विराम लगा है। फिर संज्ञा वाक्य को छोड़ मिश्र वाक्यों के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हम उन्हें सुख देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दुख सहा है। आप एक ऐसी मनुष्य की खोज कराएं जिसे कभी दुख का नाम न सुना हो। यहाँ देखिए, कराएं के बाद भी अल्प विराम लगा है, और फिर यहाँ हम उन्हें सुख देंगे के बाद भी अल्प विराम लगा है। जब संज्ञा वाक्य मुख्य वाक्य से किसी समुच्चय बोधक के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तब भी अल्प विराम का हम चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, लड़के ने कहा, मैं अभी आता हूँ। परमेश्वर एक है, अल्प विराम यहाँ लगा है, यह धर्म की मूल बात है। जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्य में घना संबंध रहता है, तब उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे
पहले मैंने बगीचा देखा, अल्पविराम। फिर मैं टीले पर चढ़ गया और वहां से उतर कर सीधे इधर चला आया। अगला, जब छोटे समनाधिकरण व प्रधान वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक नहीं रहता, तब उनके बीच अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी बरसा, यहाँ अल्पविराम। हवा चली, अल्पविराम। ओले गिरे, पूर्ण विराम हो गया, यहाँ बात समाप्त हो गई। सूरज निकला, अल्पविराम। हुआ सवेरा, अल्पविराम। पक्षी शोर मचाते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे, अर्धविराम। जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता है, तब वे अर्धविराम के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, यहाँ लिखा है, नंदगांव का पहाड़ कटवा कर उन्होंने विरक्त साधुओं को लुप्त किया था, पर लोगों के प्रार्थना पर सरकार ने इस घटना को सीमाबंद कर दिया। दूसरा है, उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प में अंतिम समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़े जाते हैं, उनमें भी हम क्या करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सूर्य अस्त हुआ, देखिए यहाँ अल्पविराम है। आकाश लाल हुआ, यहाँ अल्पविराम है। बड़ा पोखरों की उठकर घूमने लगे, यहाँ अल्पविराम। मोर अपने रहने के झाड़ों पर जा बैठे, अल्पविराम लगा है, अर्धविराम, सॉरी। हरिण हरियाली पर सोने लगे, अर्धविराम। मोर गाते गाते घोंसले की ओर उड़े और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। जब मुख्य वाक्य से कारणवाचक क्रिया विशेषण का निकट संबंध नहीं रहता है, तब वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हवा के दबाव हवा के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दब सकता, अर्धविराम। क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हवा के दबाव से कट जाता है। किसी नियम के पश्चात आने वाला उदाहरण सूचक, जैसे शब्दों के पूर्व अर्धविराम लगता है। उन कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक ही मुख्य वाक्य पर आलंबित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जब तक हमारे देश के पढ़े लिखे लोग यह नहीं जानने लगेंगे कि देश में क्या क्या हो रहा है, शासन की क्या क्या त्रुटियां हैं और किन किन बातों की आवश्यकता है, यहाँ अर्धविराम हो गया।
और आवश्यक सुधार किए जाने के लिए आंदोलन न करने लगे, तब तक देश की दशा सुधरना बहुत कठिन होगा। अब अगला पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते? तीसरा हमारा है पूर्ण विराम। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे इस नदी से हिंदुस्तान के 2 सम विभाग होते हैं। इस नदी से हिंदुस्तान के 2 सम विभाग होते हैं। यहाँ हमारा ये क्या लगा है? पूर्ण विराम है। बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात जो किसी वस्तु के उल्लेख मात्र के लिए आता है उसमें हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे राम वन गमन, यहाँ हमारा पूर्ण विराम लगा है। पराधीन सपनेउ सुख नाही, यहाँ हमारा पूर्ण विराम लगा है। कभी कभी अर्थ की पूर्णता के कारण और परंतु अथवा इसलिए आदि समुच्चय बोधक के पूर्व वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आ गया परंतु, परंतु के बाद भी हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह दे देते हैं। अथवा आ जाए तो वहां भी दे सकते हैं। जैसे ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो संसार में कुछ न कुछ लाभकारी कार्य न करे सकते हो, और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं जिसके लिए संसार में एक न एक उचित स्थान हो। तो यहाँ जो लास्ट में हमारा क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। तो पूर्ण विराम कहाँ का लगाएंगे? जहाँ हमारा बात एकदम समाप्त होने वाला हो, जहाँ हम एकदम पूरा हो जाए बात हमारा, वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके विषय में। अगला हमारा है प्रश्न चिन्ह। चौथा हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न का बोध होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, क्या तुम कल दिल्ली आओगे? यहाँ हम क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं क्या तुम कल दिल्ली आओगे। तो जहाँ क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा दिया जाता है। कल प्रधानमंत्री प्रयागराज में आ रहे हैं ना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि यहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो लोग, तब ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मयोद्बोधक प्रश्न के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। तो जहाँ हम क्या करते हैं? विस्मयोद्बोधक चिन्ह लगा देते हैं, वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए विस्मयोद्बोधक चिन्ह हमारा वाह, उसके बाद विस्मयोद्बोधक चिन्ह इतना सुना सुहाना मौसम है, तो यहाँ हमारा पूर्ण विराम लगा है। लेकिन यहाँ कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। वाह, फिर विस्मयोद्बोधक चिन्ह क्या बात है, ये हमारा सेंटेंस। अब यहाँ हम कभी प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह यहाँ नहीं लगा सकते। जब विस्मयोद्बोधक चिन्ह लग जाए किसी शब्द वर्ड में, वाक्य में, तो वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला हम पढ़ेंगे आश्चर्य चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह का मतलब यही बताए, विस्मयोद्बोधक चिन्ह जो होता है
5वां हम पढ़ेंगे आश्चर्य चिन्ह। जब चिन्ह विस्मयाबोधक अवयवों और मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में वाह, वाह के बाद क्या लगा है? विस्मयाबोधक चिन्ह। उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया, यहाँ भी विस्मयाबोधक चिन्ह। राम राम, विस्मयाबोधक चिन्ह। ये हमारा क्या है? आश्चर्य प्रकट करना। किसी के साथ दुख हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हम लोग क्या कहते हैं? ओह, तो वहां विस्मयाबोधक चिन्ह होता है। उस लड़के ने 3 पक्षी को मार डाला, ये हमारा क्या है? आश्चर्य की बात हो जाए, विस्मयाबोधक चिन्ह यहाँ लगा है लास्ट में। तीव्र मनो तीव्र मनोविकार सूचक संबोधन पदों के अंत में भी आश्चर्य चिन्ह आते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा है निश्चय दया दृष्टि से माधव, माधव के बाद विस्मयाबोधक चिन्ह। मेरी ओर निहारेंगे, मनोविकार सूचक सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो भी आश्चर्य चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए क्यों री, यहाँ हम विस्मयाबोधक चिन्ह लगाए हैं। क्या तू आंखों से अंधी है, यहाँ भी विस्मयाबोधक चिन्ह है। बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए 2 अथवा 3 आश्चर्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शोक, शोक के बाद 2 हमारा विस्मयाबोधक चिन्ह लगा है। महाशोक, महाशोक में हमारा 3 विस्मयाबोधक चिन्ह लगा है। नोट देखिए वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला पढ़ेंगे निर्देशक। निर्देशक अगला पढ़ेंगे हम निर्देशक। छठवां हमारा निर्देशक। इस चिन्ह का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है। जैसे देखिए समानाधिकरण शब्दों में, वाक्यांशों में अथवा वाक्यों के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए दुनिया में नयापन, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है निर्देश का डैश, वो लगा है चिन्ह जिसे डैश भी बोलते हैं। नूतनत्व के बाद भी यहाँ डैश लगा है। ऐसी चीज नहीं जो गली गली, गली गली के बीच में भी डैश लगा है, मारी फिरती हो। जहाँ इन बातों से जहाँ इन बातों से उसका संबंध न रहे, यहाँ भी डैश का चिन्ह लगा है। वह केवल मनोविनोद की सामग्री समझी जाए, यहाँ भी डैश का चिन्ह लगा है। वही समझना चाहिए कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया, ये यहाँ भी हो जाएगा हमारा डैश का चिन्ह लगा है। उसका ढंग बिगड़ गया,
उसका किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर, जैसे सबको संतावना देना, यहाँ हो जाएगा हमारा डैश का चिन्ह। बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करना, डैश का चिन्ह। और क्या, ये हमारा क्या है, यहाँ डैश का चिन्ह है। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, जैसे देख लीजिए, इसी बीच में सवेरा हो गया कि हाय, इन वीरान में अब कैसे प्राण बचेंगे, यहाँ हमारा डैश। न जाने कौन मौत मरूंगा। इंग्लैंड में राजनीतिज्ञों के दो दल हैं, यहाँ हमारा डैश चिन्ह लगा है। एक उदार, दूसरा अनुदार। लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम के पूर्व, जैसे कितने, यहाँ कितने है गलती लिखा, कितने अवगुण जग करो, न वह चढ़ती बार, यहाँ भी लिखा है ये डैश वाला चीज। कई एक परस्पर संबंधी शब्दों को साथ साथ मिलाकर वाक्य का संक्षेप करने में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रथम अध्याय, यहाँ डाट का चिन्ह लगा है। प्रारंभी वार्ता, मन शेर छाटक। बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए, जैसे मैं के बाद डाट लगा है। अब चला, अब चल, यहाँ भी डाट लगा है। नहीं के बाद भी डाट लगा है। ऐसे शब्द या उपवाक्य के पूर्व जिस पर औधार की आवश्यकता है, जैसे फिर क्या था, यहाँ भी डाट। फिर लिखा है पुस्तक का नाम श्यामलता, तो यहाँ भी डाट लगा है। ऐसे विवरण के पूर्व जो यथास्थान न लिखा गया हो, जैसे इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें के बाद भी डॉट लगा है। हस्तलिखित, यहाँ भी लगा है। ऐसी भी हैं जो अन्यत्र नहीं है। अब हम लोग सातवां पढ़ेंगे कोष्टक चिन्ह के विषय में। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों या अंकों के साथ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, गौरित है, घ है, एक है अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यहाँ जो तीन है, तीन के साथ ये कोष्टक है। समानार्थी शब्द वाक्य के साथ, जैसे अफ्रीका के निग्रो लोग, हिब्सी। हिब्सी में हम लोग कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। अधिकतर उन्हीं के संतान हैं।
इसी कॉलेज में एक रईस लड़का जो बड़े जमींदार का लड़का पढ़ता है, रईस किसान का। तो यहाँ बड़े जमींदार जो कोष्टक में लगा है, ये हमारा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हो गया। ऐसे वाक्य के साथ जो मूल वाक्य के साथ आकर उससे रचना का कोई संबंध नहीं रखता है, जैसे रानी मेरी एक सौंदर्य अद्वितीय थी। अब यहाँ कोष्टक में देखिए बना है, जैसी वह सुरूपा थी वैसी ही एलिजाबेथ कुरूपा थी। किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्द के साथ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे पराधी को चपनेहू सुख नहीं है में लगा है। नाटकादि संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं, कोष्टक चिन्ह का। जैसे इंद्र आनंद से ये कोष्टक का चिन्ह प्रयोग किया गया है। भूल के संशोधन या संदेह में, जैसे लिखा है चिन्ह आकार शब्द वर्ण है, ये भी हमारा कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब लोग हम पढ़ेंगे आठवां है हमारा अवतरण चिन्ह। आठवां पढ़ेंगे अवतरण चिन्ह। आठवां हमारा अवतरण चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है, जैसे किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धत करने अथवा कहावतों में, जैसे लिखा है इसी प्रेम से प्रेरित होकर ऋषियों के मुख से यह परम पवित्र वाक्य निकला था। देखिए यहाँ लगा है हमारा इन प्रयोग हुआ है, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ भी हमारा लास्ट में बंद हो गया। उस बालक के सुलक्षण देखकर सब लोग यही कहते थे कि, अब यहाँ भी प्रयोग हुआ है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। पूर्वोक्त चिन्हों के सिवा नीचे लिखे चिन्ह भी भाषा रचना में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसमें भी देख लीजिए वर्गाकार कोष्ठक जिसका चिन्ह इस तरह से है, सर्पाकार कोष्ठक जो इस तरह से होता है, रेखाकार, फिर अपूर्ण सूचक, हंस पद, टीका सूचक, लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक, तुल्यता सूचक, स्थान पूरक, समाप्ति सूचक, ये भी हमारे 11 चिन्ह हैं। मुख्य हमारे कौन कौन से चिन्ह थे? 8 प्रकार के, 8 प्रकार के हमारे मुख्य चिन्ह थे। पहला था
अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा चिन्ह सूचक, पांचवा आश्चर्य सूचक, छठवां निर्देशक या डैश, सातवां कोष्टक था और आठवां अवतरण चिन्ह था। और उसके अलावा भी 11 चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे। 11 चिन्ह, 11 चिन्ह कौन कौन से? तो पहला वर्गाकार कोष्टक, दूसरा सर्पाकार कोष्टक, तीसरा रेखा, चौथा अपूर्ण सूचक, पांचवा हंस पद, छठवां टीका सूचक, सातवां लाघव चिन्ह, आठवां पुनरुक्ति सूचक, और नौवां तुल्यता सूचक, 10वां स्थान पूरक और 11वां समाप्ति सूचक। अब लोग हम पढ़ेंगे वर्गाकार कोष्टक। वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग यह चिन्ह भूल सुधारने और त्रुटि की पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुवाद है, अनुदित लिखा है। फिर कभी कभी इसका प्रयोग यहाँ ऐसे बनेगा, कभी कभी इसका प्रयोग दूसरे कोष्टकों को घेरने में होता है। जैसे यहाँ लिखा है, ये एग्जाम्पल के रूप में नमूना, नमूना को क्या कहते हैं? क में कोष्टक छोटा कोष्टक लगाया, उसको घेरने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। अन्याय कोष्टक में रहते भिन्नता के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मातृभूमि लिखा है कविता, अब लेखक का नाम लिखा है बाबू मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें हम का क्या वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग। दूसरा इसी में है सर्पाकार कोष्टक। सर्पाकार, इसका प्रयोग देखें कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं और जिन सब का संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है आद्रपन और अर्धभाव, इसको मिलाने के लिए ये हमारा सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग किया गया है। इसी तरह जैसे चंद्रशेखर मिश्र, स्कूल का नाम, शिक्षक और राज स्कूल दरभंगा, बिहार, उड़ीसा, जो कुछ भी रहे, इसको एक मिलाने के लिए जो हम ये बनाते हैं कोष्टक, ये सर्पाकार कोष्टक। फिर अगला इसी में पढ़ेंगे हम रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? रेखा कोष्टक जिन शब्दों पर विशेष अवधारणा देने की आवश्यकता होती है उनके नीचे बहुधा रेखा कर देते हैं। जैसे जो रुपया लड़ाई के खर्च में दिया जाएगा उनमें उसमें हर एक रुपया आनी सब वह सबका सब मुल्क हिंद में खर्च किया जाएगा। अब जैसे मुल्क हिंद में खर्च, ये हमारा यहाँ हम कोष्टक रेखा कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर लिखा है आप कुछ रुपया बचा सकते हैं, चाहे वही हो, और 1 रुपए से भी कुछ न कुछ काम चलता है। अभी देखिए इसमें भिन्न भिन्न विषयों के अलग अलग लिखे हुए लेखों का अनुच्छेद के अंत में भी हम यहाँ लिखा है जैसे कोष्टक में आजकल शिमले में हैजे का प्रकोप है। ये जो हमारा नीचे अंडरलाइन किया गया है यही हमारा रेखा कोष्टक होता है।
यानी कि विशेष बात दिया गया कि वहाँ हैजा का प्रकोप है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ भी लिखा है, आगामी बड़े व्यवस्था सभा की बैठक कई कारणों से नियत तिथि पर न हो सकेगी, क्योंकि यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि मुख्य बात है अनेक सदस्यों को और सभा समितियों में सम्मिलित होना है। यहाँ अनेक सदस्यों को, ये हमारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया और नीचे अंडरलाइन कर दिया गया, ये रेखा कोष्ठक है। लेखों के अंत में इस चिन्ह के उदाहरण समाचार पत्रों अथवा मासिक पुस्तकों में मिलता है। चौथा हम पढ़ेंगे अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण सूचक, जिस अपूर्ण सूचक चिन्ह किसी लेख में से जब कोई आवश्यक अंक छोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान में यह लगा देते हैं। अगर कहीं इस तरह का रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में अपूर्ण सूचक चिन्ह हो जाएगा। जैसे लिखा है पराधीन सपनेहु सुख नाही। अब आगे कुछ ना कुछ लिखा गया होगा, ये अपूर्ण है। जब वाक्य का कोई अंश जोड़ दिया जाता है तब यह चिन्ह लगता है। जैसे तुम समझते हो कि यह नीरा बालक है। पर पांचवा हमारा है हंस पद। हंस पद बताए थे, जब ऐसे लगा रहे तो हंस पद हो जाएगा। जैसे लिखा है हंस पद में, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर अथवा हाशिए पर लिख देते हैं और उनके मुख्य स्थान के नीचे इस तरह का चिन्ह, देख लीजिए, यह चिन्ह कर देते हैं। जैसे लिखा है रामदास, जैसे लिखा है रामदास की रचना, और यहाँ हंस शक्ति हो जाएगा। स्वाभाविक है। फिर किसी दिन हम भी आपके यहाँ, यहाँ छूट गया है तो यहाँ हम ऐसे हंस बना के हंस चिन्ह आवेंगे लिख देते हैं। अब छठवां पढ़ेंगे टीका सूचक। पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तत्संबंधी शब्दों के साथ कोई एक चिन्ह, अंक अथवा अक्षर लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है उस समय मेवाड़ के राजा उदय सिंह के ऊपर एक अंक लगा दिया गया। ये हमारा टीका सूचक चिन्ह है, राजा राज करते थे। अगला हमारा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह समय की बचत अथवा पुनरुक्ति के निवारण के लिए किसी संज्ञा को संक्षिप्त में लिखने के निमित्त इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर डा लिख के और एक डाट दे देते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह हो जाएगा। घ लिख के एक डाट दे देते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह हो जाएगा। अंग्रेजों के कई एक संक्षिप्त नाम हिंदी में भी संक्षिप्त मान लिए गए हैं, यद्यपि इस भाषा में उनका पूर्ण रूप प्रचलित नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ BA लिखा है, B.A, O. फिर लिखा I.D। पढ़ेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। किसी शब्द
या शब्दों को बार बार प्रत्येक पंक्ति में लिखने की अड़चन मिटाने के लिए सूची आदि में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री राम सिंह, तब श्री जो है लिखना आप सूची में, तो हम क्या करते हैं, ये पुनरुक्ति सूची का प्रयोग कर लेते हैं श्री श्री के जगह। यह हमारा पुनरुक्ति सूची होता है चिन्ह। अगला पढ़ेंगे तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है शिक्षित और उसके बाद बराबर का चिन्ह दे दें, तुल्यता कर रहे हैं। पढ़ा लिखा 2 और 2 फिर बराबर हो जाएगा 4 और बराबर ब, ये हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है। अगला 10वां पढ़ेंगे स्थान पूरक चिन्ह। वह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है। जैसे लिखा है लेख कविता, अब बीच में एक खाली स्थान, तो हो जाएगा ये हमारा स्थान पूरक चिन्ह। फिर बाबू मैथिली सरल, फिर बीच में ये खाली है, तो ये हमारा हो जाएगा स्थान पूरक चिन्ह 173 लिखा है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट समाप्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग बहुधा लेख अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं। इसका प्रयोग हम पुस्तक के अंत में करते हैं। लेख जब हमारा समाप्त हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे गोली बना के और लास्ट में ऐसे कर देते हैं। ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। समाप्ति सूचक चिन्ह। आज हम लोग चिन्ह के विषय में पढ़े हैं। मुख्य हमारे 8 चिन्ह होते हैं और ये हमारे 11 चिन्ह होते हैं।